वो कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं रक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। एक बार एक गुरु और शिष्य शहर की ओर जा रहे हो। चलते चलते काफी दूर पहुंचने के बाद उन्हें शाम का वक्त हो जाता है, तो सोचते हैं कि क्यों न कहीं रुककर कहीं पर विश्राम किया जाए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा खाली खेत दिखाई देता है। उस खेत के बीचों बीच एक मकान होता है। वो सोचते हैं क्यों ना आज रात कुछ देर के लिए यहीं पर विश्राम किया जाए। उस मकान के बाहर पहुंचकर वो मकान मालिक को आवाज लगाते हैं। मकान मालिक बाहर आता है। वो गुरु और शिष्य कहते हैं कि हम लोग शहर की ओर जा रहे हैं और हम लोग शाम होने की वजह से कुछ देर यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं। मकान मालिक कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जरूर यहाँ रुकिए और विश्राम कीजिए। उन्हें पानी पिलाया जाता है, खाना वाना खिलाया जाता है। तभी गुरु उस मकान मालिक से पूछते हैं कि ये खाली सा बड़ा सा खेत आपका है? मकान मालिक कहता है जी हाँ, ये खेत मेरा ही है। गुरुजी फिर से एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है? मकान मालिक कहता है मेरी माता जी है, मेरी पत्नी है, बीवी बच्चे हैं। कुल मिलाकर भी 5 लोग हैं और सब कुछ बहुत कुशल मंगल चल रहा है। हम सभी बहुत खुश हैं, कोई परेशानी हमें नहीं है। गुरु और शिष्य के दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा होता है और वो प्रश्न उस मकान मालिक से अंत में गुरुजी पूछ ही लेते हैं कि अगर ये खेत खाली है तो सब कुछ कुशल मंगल कैसे चल सकता है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। तभी वो मकान मालिक कहता है कि गुरुजी मेरे पास एक भैंस भी है और वो भैंस दूध देती है, जिससे हम अपना जीवन यापन काफी कुशल मंगल से कर रहे हैं और काफी खुश है। गुरु सब कुछ समझ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आज थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और विश्राम करते हैं। कुछ देर बीतने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मकान मालिक कहता है ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। रात होती है, गुरु और शिष्य विश्राम कर रहे होते हैं। तभी आधी रात को गुरुजी अपने शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं कि उठो और जाकर उस भैंस को खोल कर यहाँ लेकर आओ, हम उसे लेकर यहाँ से चलते हैं। शिष्य को कुछ भी समझ नहीं आता है, सोचता है कि गुरुजी उससे कैसा पाप करवा रहे हैं। वो गुरुजी को कहता है कि अब तक आपने पूरी जिंदगी मुझे ये सिखाया है कि चोरी करना गलत बात, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, और आज आप मुझसे उतना ही बड़ा पाप करवाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी उसे कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये मानना ही होगा, ये मेरी आज्ञा तो पालन तुम्हें करना होगा। शिष्य के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो जाता है, भैंस को खोल कर लाता है और गुरु और शिष्य उस भैंस को लेकर अपने साथ वहां से चल जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद में गुरुजी उस शिष्य को कहते हैं कि इस भैंस को यहीं पर छोड़ दो, और वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो लोग शहर पहुंच जाते हैं और शहर पहुंचने के बाद गुरु अपनी जीवन जीने लगते हैं और शिष्य अपने काम धंधे में लग जाता है। ऐसे करते करते काफी 4-5 साल बीत चुके होते हैं और वो शिष्य काम धंधा संभालते हुए काफी एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है, काफी पैसे कमा लिए होते हैं। लेकिन उसके मन में एक गिल्ट हमेशा रहता है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने चोरी की है। उस गिल्ट को वो हमेशा अपने मन में रखता है। फिर एक दिन उसके मन में विचार होता है कि एक वो इंसान था जो अपना जीवन उस भैंस की वजह से जी रहा था और मैंने उसके जीवन जीने की वो वजह ही चुरा दी। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, मेरे पास जो इतना पैसा है उस पैसों से मैं उसकी मदद करूं और जाकर उसकी कुछ मदद कर सकूं। ये विचार उसके मन में आता है। वो वापस से इतने साल बाद उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ वो गुरु और शिष्य पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद वो जगह उसे काफी बदली हुई नजर आती है। काफी बड़ा खेत था, बगीचा था, बहुत ही सुंदर सा बगीचा था। काफी सुंदर मकान बन चुका होता है और काफी सारी फसलें लहरा रही।
ये सोचकर वो शिष्य सोचता है कि हो सकता है उस समय जब उस इंसान की भैंस चोरी हो गई थी, उसे पैसों की ज़रूरत हो और उसने वो खाली खेत बेच दिया हो और यहाँ कोई नया मालिक आकर रह रहा हो। उसने शायद ये सब कुछ कमाल किया, तो क्यों ना मैं उस नए मालिक के पास पहुँच के उसका एड्रेस लूँ और वहाँ जाकर मैं उसकी मदद कर सकूँ। तो वो अंदर मकान में जाता है, वहाँ जाकर देखता है कि वही पुराना इंसान जो मकान मालिक था वही वहाँ पर बैठा होता। वो उस मकान मालिक से पूछता है कि आखिर ये कमाल हुआ तो हुआ कैसे। तभी वो मकान मालिक उस शिष्य को कहते हैं कि जिस दिन आप और गुरुजी यहाँ पर आए थे उस दिन हमारी बहुत बुरी किस्मत थी, उसी रात को हमारी भैंस चोरी हो गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठा मुझे पता चला कि हमारी भैंस चोरी हो गई है। तब मैंने सोचा कि हमारा जीवन बर्बाद हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर अपने जीवन को फिर से शुरुआत करने के बारे में सोचा और लकड़ियों को काट कर मैं उन्हें बेचता था और अपनी जीवन चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि इससे जीवन यापन नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और खेत में फसल उगाना शुरू किया। कुछ और पैसे इकट्ठे करे, कुछ और फसलें उगाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी कमाई बढ़ती गई और मैंने एक सुंदर सा बगीचा, बड़ा खेत जिसमें काफ़ी सारी फसलें लहरा रही थी और बहुत बड़ा सुंदर सा मकान मैं बना चुका था। काफ़ी सारी भैंसें हमने खरीदी थी। काफ़ी मेरा व्यापार बड़े रूप में बढ़ चुका था। और अगर उस दिन उस रात अगर वो भैंस चोरी नहीं होती तो आज मैं वही जिंदगी जी रहा होता और इतना आगे नहीं बढ़ पाता। ये सब बातें सुनने के बाद शिष्य को ये समझ आ चुका था कि गुरुजी ने उस दिन मुझे चोरी करने के लिए क्यों कहा था। वो सारी बातें समझ चुका होता है और गुरुजी का मन ही मन धन्यवाद करता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कई बार हम सबको लगता है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो हमारे लिए इनफ है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। हम जो ज़िंदगी जीते आ रहे होते हैं वही ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, हम उसके आगे के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है और वो ज़िंदगी हमारा एक दायरा बन के रह जाता है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आप अपने उस दायरे को पार करके देखिए, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर देखिए, एक कोशिश, एक नई शुरुआत करके देखिए। आप वो कर दिखाएंगे इसके बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। तो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।